गायत्री देवी जी के प्रांगण में बैठे हैं और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे और हम समता और समरसता, सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ते रहें। ये कांग्रेस का लक्ष्य है, ये कांग्रेस का उद्देश्य है, ये कांग्रेस की धारणा है। हमेशा कांग्रेस सामाजिक न्याय की लड़ाई, समता की लड़ाई लड़ते आ रही है। ये शक्ति हमें दे कि हमेशा इसको लड़ते रहें जब तक ये लक्ष्य मुकम्मल नहीं होता है। तो ये सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा। देखिए, बहुत खूबसूरत इलाका है दंतेवाड़ा का। मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ। पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं, खुशहाली भी है और बहुत सारी समस्याएं भी थी यहाँ पर, मुश्किलात भी थे, चुनौतियाँ भी थीं। कांग्रेस पार्टी के चुनौतियों ने उन चुनौतियों का सामना किया गया और इस इलाके में पूरा बस्तर के क्षेत्र में एक खूबसूरत इलाका है। यहाँ एक ऐतिहासिक इलाका है, बहुत सारी परंपराएं हैं यहाँ पर, यहाँ संस्कृति है, यहाँ पर आदिवासी समुदाय है, यहाँ अपनापन है। उसमें यहाँ पर चुनौतियाँ भी बहुत सारी देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी ने उन चुनौतियों का सामना किया और करते करते यहाँ पर शहीद भी हो गए। हम जनसेवा में हमेशा से समर्पित रहे और रहेंगे। चुनाव आए जाएं, हम हमेशा जन सेवा में, जन कल्याण में समर्पित रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं कि आने वाला चुनाव हम बिल्कुल जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं इस भ्रम से नहीं कह रहा हूं, मैं कोई गलतफहमी से नहीं कह रहा हूं, न ही कोई गुरूर से। हम जानते हैं कि लोगों की आवाज़ क्या है, हकीकत क्या है, यहाँ की पुकार क्या है, आवाम क्या चाहती है। पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कांग्रेस पे। और मैं जानता हूँ कि इस बार 75 पार ये हमारा नारा है और भरोसे पे निर्भर ये नारा है। और आपके कुछ सर्वेक्षण भी इसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो वजह है क्यों हम वापस आएंगे, इसकी कुछ खास वजह है। वो ये है कि कांग्रेस सरकार जब से आई है यहाँ पर 5 साल हो गए, एक मुझे लगता है बदलाव इस क्षेत्र में आया है, बस्तर के क्षेत्र में और पूरे छत्तीसगढ़ में। सियासी बदलाव नहीं, एक मानसिकता का बदलाव है कि कुछ करना है, यहाँ पर लोगों के लिए कुछ करना है। जो हमारे वादे थे, बहुत सारे ऐसे वादे मुकम्मल हुए, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाया गया। बहुत काम अधूरा भी है जो हमेशा रह जाता है, वो भी हम आगे करेंगे। और एक और ख़ास वजह है जिसका मैं ध्यान भी आपको आकर्षित करना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोगों को एक सम्मान दिया है। यहाँ के लोग अब गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ। इस क्षेत्र को, यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को, आम आदमी को एक प्रतिष्ठा मिली है, एक सम्मान मिला है, एक आदर मिला है। और वो कैसे? वो एक भावनाओं का आदर तो है ही, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम भी कराए गए हैं। या तो तीर्थ यात्राओं का अगर प्रोत्साहन दिया गया, सुविधाएं दी गई श्रद्धालुओं को। उतना ही नहीं, आदिवासी नृत्य अगर महोत्सव मनाए गए, जिसमें मैं पहले भी आया था, बहुत खूबसूरत था, रायपुर में था। जो आदिवासी समुदाय है, जो यहाँ पर विभिन्न वर्ग हैं, उनको जो सम्मान दिया गया, उनकी भाषाओं को, उनके खान पान को, रहन सहन को, तो एक छत्तीसगढ़ के लोगों को एक प्रतिष्ठा, एक सम्मान, एक गरिमा मिली है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा का सम्मान, जो भाषा है, यहाँ पर कोई भी भाषा अगर हो तो आप बोल सकते हैं। पहले कार्यालय में तो सिर्फ हिंदी चलती थी और कोई भाषा चलती थी, अब सब कुछ आप कह सकते हैं। हमने भाषा को तवज्जो दिया, संस्कृति को तवज्जो दिया, सब समुदाय को तवज्जो दिया, हमने अहमियत दी, हमने महत्व दिया और इस तरह हमने छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। तो ये सम्मान दिया, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में हमारे कुछ वादे हैं। आप जानते हैं, कर्नाटक का उदाहरण है आपके पास, राजस्थान का भी है, यहाँ का भी है कि जो हम वादे करते हैं वो पूरा करते हैं। कुछ वादे मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। कुछ वादे राहुल गांधी जी ने कर दोबारा कहे। उसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि ऋण माफ़ करने का हमारा वादा है, हमने पिछली बार भी ऐसे
किया, 9,000 रुपये 1,000 करोड़ रुपए माफ हुए। इरिगेशन टैक्स 350 करोड़ रुपए का माफ हुआ। हमने कहा और हमने किया। इस बार भी ऋण माफ करने का हमारा वादा है। हमारा ये वादा है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ हम धान खरीदेंगे। हमारा ये वादा है कि ये जो हमारी आवास योजना है उसको बरकरार रखेंगे, उसको जारी करेंगे, उसको और सुदृढ़ बनाएंगे और 17.5 लाख हम और नए घर बनाएंगे। हमारा ये भी वादा है कि और घोषणा भी कही गई कि जो 67 उपजों हैं उनमें हम वृद्धि और करेंगे, 10% और हम MSP से ज़्यादा उसको खरीदारी करेंगे। और ये भी हमारा एक वादा है कि PG से KG तक निशुल्क शिक्षा देंगे। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ऐसा ये अप्रत्याशित है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, किसी राज्य सरकार ने ऐसा कहा नहीं है कि KG से PG तक निशुल्क शिक्षा, वो किसी तरह की भी ट्रेनिंग हो, मेडिकल प्रोफेशनल ट्रेनिंग। आप जानते हैं कि कैसे जो माँ बाप होते हैं वो परेशान हो जाते हैं फीस देकर, रहन सहन पर, तो ये बिल्कुल राहत दिलाएगी। और हमारा शिक्षा और जो स्वास्थ्य पे जो तवज्जो है, जो हम अहमियत रखते हैं, उसको बरकरार करेंगे। हमने ये भी कहा और ये ऐलान कल कराया गया कि जो स्वास्थ्य बीमा है उसको बढ़ाकर 5 लाख से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। स्वास्थ्य बीमा को भी बढ़ा दिया गया है। और MSP का रेट, वैसे भी तो हम MSP जो धान खरीदते हैं वो तो आप जानते हैं 600 रुपये ज़्यादा है जो सरकारी MSP से है। इस बार हमने ये वादा किया और कल हमने ऐलान भी किया था राहुल गांधी जी ने कि उसको बढ़ाकर हम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल करेंगे। तेंदुपत्ते की बात करते हैं आप, तेंदुपत्ता की बात अगर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हरा सोना। और बहुत सारे परिवार इस कारोबार में उनका जीवन चलता रहता है, उनकी रसोई चलती है, उनको खाना उससे मिलता है। तो हमने ये फैसला किया है कि प्रति वर्ष उनको इनपुट सब्सिडी मिलेगी 4,000 रुपये। इसके अतिरिक्त उनको 4,400 रुपये मानक बोरा हम ये खरीदारी करेंगे। तो ये बहुत बड़े ऐलान हैं, हमने किए हैं, हमने वादे किए हैं। आप जानते हैं कि हम ये वादा पूरा भी करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा हमारा जनता पे हम पर विश्वास भी है। हमारा एक और वादा है, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है दोस्तों, वो है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना मैं समझता हूँ इसीलिए अनिवार्य है, कांग्रेस पार्टी इसीलिए समझती है। और जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और ये सब एक तरह से जुड़ा हुआ है। समता, समरसता, हमारा ये जो वादा है, हमारा जो लक्ष्य है, ये जुड़ा हुआ है। जातिगत जनगणना से हमें ये पता चलता है कि इस समाज में जो सामाजिक, जो आर्थिक और शैक्षणिक जो हकीकत है, जो व्यवस्था है, वो सामने आती है। और अगर जब वो सामने आएगी हर वर्ग की, वो आंकड़े, वो हकीकत, वो सच, तो हमें पता चलेगा कि इस मुल्क की जो परिसंपत्ति है, इस मुल्क का जो संसाधन है, उसका अच्छी तरह से उसका विभाजन कैसे किया जाए। कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, कौन गरीब है, कौन मोहताज है, उनको कैसे, ये जो सरकारी तिजोरी में जो पूंजी है, इसका वितरण अच्छी तरह से कैसे हो, ये हमें जातिगत जनगणना बताती है। यहाँ पर जी जी हाँ, मैं उसको देखिए, यहाँ पर राज्य सरकार में भी यहाँ पर एक गठन हुआ, एक आयोग का, जस्टिस पटेल के अध्यक्षता में। उससे डेटा आया और डेटा के आधार पर हमने ये फैसला किया कि हम आरक्षण देंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो बिल जो पारित हो गया था, जो विधानसभा में पारित हो गया था, विधानसभा क्या होता है आखिर? आसमान से तो टपकता नहीं, वो तो लोगों के नुमाइंदे होते हैं। ये लोगों की आवाज होती है जो पारित कर गया था। अभी तक राज्यपाल जी के कार्यालय में
वो लंबित है। हम चाहते हैं कि उसको पारित किया जाए, उनका हस्ताक्षर देके वो वापस किया जाए, ये हमारी मांग भी है। तो जातिगत जनगणना, आरक्षण, सामाजिक न्याय, समता, समरसता, महिला सशक्तिकरण, ये मत भूलिएगा कि ये कांग्रेस सरकार थी जो पहले संविधान के पहले संशोधन में वो लेकर आई, आरक्षण लेके आए। फिर हमने पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण हमने किया, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण हमने किया। वो जो बिल हम लेके लाए थे महिला आरक्षण के लिए, वो हम लेके आए थे। बहुत सारे वजह से वो राज्यसभा में जो पारित हुआ वो वैसे नहीं हो पाया। जातिगत जनगणना का भी बिल हम लेके आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2011 में, लेकिन जब तक उसका फाइनल रिपोर्ट आया सरकार बदल गई और इस सरकार के पास, मोदी सरकार जी के पास वो सारे आंकड़े हैं। वो आंकड़े वो सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे वो जानते हैं। देखिए, मोदी जी यहां पर आए, उन्होंने ये कहा नगरनार के स्टील प्लांट के विषय में कि ये दोहरी बात कही, हमारे इरादे तो फौलाद की तरह पक्के हैं, लेकिन उनके तो खोखले शब्द होते हैं, जुमलाबाजी होती है। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये राज्य की संपत्ति है, ये राज्य के लिए कीमती है, ये राज्य की अमानत है, ये कुछ करेंगे नहीं, लेकिन दूसरी तरफ गुप्तता से इसका निजीकरण की कार्रवाई की शुरुआत आप अच्छी तरह जानते हैं हो चुकी है 2020 से। 2020 में यहां सरकार की जो इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी है, जो आर्थिक मामलों की जो समिति है, उन्होंने ये फैसला किया था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। ये फैसला किया था कि इसका निजीकरण हो, बल्कि इसका मेजॉरिटी स्टेक 50.7 निजी कंपनियों को जाए। इसमें बिडिंग भी उन्होंने आमंत्रित की थी, 5 बिड्स भी आए थे। तो एक तरफ वो चाहते हैं कि इसका निजीकरण हो और देश की संपत्ति, उनके जो कारोबारी मित्र हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जो देश की संपत्ति है, जो गरीब आदमी का पैसा है, वो बड़े बड़े लोगों के पास, बड़े बड़े कारोबारियों के पास जाए। ये हमेशा उनकी मंशा रहती है। चाहे वो कुछ भी कहें, वो कहते हैं, वो खोखली बात करते हैं, झूठे वादे करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। इसको समझ लेना चाहिए, यहाँ की जनता को समझ लेना चाहिए, और मुझे लगता है समझ भी गई। तो ये बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यहां पर जहां दंतेवाड़ा की बात हुई, तो नंदराज पहाड़ की भी एक बात होती है। ये एक और विषय है जहां पर यहां की संपत्ति, यहां का संसाधन, यहां के पहाड़, यहां के जंगल बड़े बड़े कारोबारियों को दिया जा रहा है ताकि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ा करें। देखिए, इंडस्ट्री अगर खड़ा करें, अगर विकास हो, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं कि उसमें रोजगार भी मिलेगा, लेकिन इस निजीकरण से आप मुल्क की इस संपत्ति को, ऐसे पहाड़ को जो समुदाय उस वहां पर आराधना करता है, जो उसको सम्मान देता है, वही दे देंगे, तो फिर इस राज्य का अस्तित्व जो होगा वो बचेगा कैसे? अगर सारे जंगल आप बड़े बड़े कारोबारियों को दे देंगे तो सारा तो खराब हो जाएगा। वहां पर नौकरी भी नहीं मिलेगी। आजकल आप लैटरल नौकरी भी मिल रही है। आरक्षण का क्या होगा? तो नौकरियां भी जाएंगी, देश की संपत्ति भी जाएंगे, इनके संसाधन भी जाएंगे, इनकी पूंजी भी जाएगी, और ये सरकार इस मुल्क को काट काट कर बेच रही है, इसकी नीलामी कर रही है। तो मैं लोगों को सावधान करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं, और यहां की जनता ये जानती भी है। तो कुछ मुख्य बात मैंने आपके सामने रखी, यहाँ क्षेत्र की, छत्तीसगढ़ की भी। हम जानते हैं कि यहाँ पर वापस ये सरकार, ये कर्मठ, ये प्रतिबद्ध सरकार वापस यहाँ पर आएगी, और जो कार्य है सामाजिक न्याय का, विकास का, उसको और आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
नहीं, देखिए, सबसे पहले तो जो इंडिया गठबंधन है वो एक राष्ट्रीय स्तर पे सोच के बना था अगले चुनाव के लिए, और ये सुदृढ़ है, ये मजबूत है, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कांग्रेस सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिसमें ये गठबंधन को कोई दिक्कत हो, तो ऐसा कभी नहीं करेगी। और जहां तक यहाँ पर मुझे लगता है कि पांचों राज्यों में यहाँ पर हम एकजुट कर काम करेंगे और फिर यहाँ पर सरकार वापस आएगी या सरकार बनाएगी। जी, चुनौतियाँ, बस्तर की जो चुनौतियाँ हैं, नहीं देखिए, बहुत सारी चुनौतियाँ थीं यहाँ पर। नहीं, देखिए, जहाँ पर उसका, हाँ, इसका सामाजिक हल भी है, इसका राजनीतिक और सामाजिक हल भी है। बहुत नहीं, बिल्कुल सही आपका सवाल है। ये बिल्कुल हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इस तरह की जो हरकतें हैं इसका सामाजिक और राजनीतिक हल निकलेगा। इसका आप उदाहरण भी, जो परिणाम है, जो अंजाम है, वो आपके सामने भी आ रहा है। घटनाएं भी कम हुई हैं, आप घूम फिर भी सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनकी धारणा थी, जिनकी हिंसा पे विश्वास था, जिनका दूसरे तरह से परिवर्तन में विश्वास था, वो निकलकर अब बाहर आ रहे हैं, उनका परिवर्तन भी हो रहा है, सहायता भी मिल रही है। तो एक सामाजिक हल पे, एक राजनीतिक हल पे एक इसका समाधान निकाला जा रहा है, और उसका जो अंजाम है, उसका जो उदाहरण है, वो आपके सामने भी है। तो वो चुनौतियाँ का भी हम सामना करेंगे। जी, नहीं, ये इसका कोई सियासी कारण नहीं है। नहीं, देखिए, सामाजिक न्याय को तो कांग्रेस सरकार ने हमेशा प्राथमिकता दी है, वक्त वक्त पर। पहला जो संशोधन हुआ था संविधान में, वो तो कांग्रेस सरकार ही लाई थी, जिससे आरक्षण आया। जब राजीव गांधी जी महिला आरक्षण बिल लाए, और ये आरक्षण, मैं बिल बार बार कह रहा हूँ, सामाजिक न्याय, समता, आरक्षण और जातिगत जनगणना, महिला सशक्तिकरण, ये सब जुड़ा हुआ है। तो राजीव गांधी जी वो बिल लाए। ये कांग्रेस सरकार की जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षण लाए। महिला आरक्षण का बिल कांग्रेस सरकार लाई डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जातिगत जनगणना का जो वो फैसला था, वो भी उन्होंने किया। हाँ, वो अलग बात है, जैसे मैंने कहा कि जब तक उसका फाइनल रिजल्ट आया, सरकार बदल गई, तो सारे आंकड़े तो इनके पास हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हमने हमेशा प्राथमिकता दी। भरी आखिर हमारी धारणा यही है, हमेशा रही है, कि सामाजिक न्याय जब तक नहीं होगा तो ये मुल्क कभी आधुनिक संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता। जो ज़रूर, देखिए, समीक्षा हमेशा होती रहती है। हमने बहुत सारे अपने वादे पूरे किए हैं, और कभी कभी काम अधूरा भी रह जाता है उस पर। हाँ, हाँ, और मेरे साथी इस पर और भी विस्तार में बोलेंगे। देखिए, जब हमने अनियमित कर्मचारियों को और जितने भी हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, इन सबको रेगुलर करने की हमने बात कही थी, और इसके लिए हमने कोशिश भी की, परंतु केंद्र सरकार ने 49,000 करोड़ रुपया जो राज्य सरकार का रोक करके रखा, ये इसमें बहुत बड़ी अड़चन बन करके पैदा हुआ। यदि केंद्र सरकार राज्य का जीएसटी का पैसा 49,000 करोड़ रुपया
अगर राज्य सरकार को समय रहते देती तो हम उन्हें रेगुलर करने में कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि जो अतिरिक्त भार तनख्वाह के रूप में जो राज्य सरकार के ऊपर आता वो इस 49,000 करोड़ रुपए में कवर होता। आज भारतीय जनता पार्टी बड़े जोरों शोरों से अनियमित कर्मचारियों की बात तो उठाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में 9 सांसद हैं। कभी ये 9 सांसद कभी यह नहीं कहते केंद्र सरकार से कि राज्य का जीएसटी का पैसा जो रोक के रखा गया है उसे समय रहते राज्य सरकार को दे दिया जाए। राज्य सरकार इसके लिए आने वाले समय में कुछ ना कुछ प्रावधान निकालेगी। इसी वजह से जो 27% तनख्वाह में बढ़ोतरी की गई, ये एक हमारे कर्मचारियों को एक तरह से उनको फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने ये पहल उठाई। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई पहल नहीं है। मुझे लगता है कि हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं कि ये अगर देखिए, अगर ऐसी समस्याएं हैं तो विकास हो नहीं सकता संपूर्ण तरीके से। और हमारा ये हमेशा नारा रहा है, समता का नारा रहा है, लेकिन विकास का नारा रहा है। दोनों साथ साथ चलेंगे ना। तो विकास का अगर नारा रहा है तो हम चाहते हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उनका हल हो, और उसमें हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, हम कर्मठ हैं, और हमने ये ऐसा किया भी है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तरह से यहाँ पर उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर जो हिंसा की जो घटनाएं हैं वो भी कम हुई हैं, ऐसे इलाके हैं और खुल गए हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल हाँ ये समाप्त हो चुका है, कार्रवाई अभी करने को बाकी है, अभी मिलजुल को लेने को सबको बाकी है। और इसका एक सामाजिक और राजनीतिक हल जो हम हमेशा प्रयत्न कर रहे थे उसको बरकरार रखेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, हमेशा रहे हैं, हम बिल्कुल कमिटेड रहे। हाँ, सामाजिक पुलिसिंग जो एक कहते हैं ना, बिल्कुल ये सामाजिक पुलिसिंग जो कहते हैं जी। नहीं, देखिए, हमने तो हमेशा महिला आरक्षण में हम सबसे आगे रहे हैं। यूपी के चुनाव में आपने देखना चाहिए था कि हमने ये बिल्कुल अप्रत्याशित था कि यूपी के चुनाव में पिछले साल हमने ये घोषणा की कि 40% अगर सीट मिलेंगी तो महिलाओं को मिलेगी, जो भी हो। तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। अब कभी कभी पर जो दूसरे हल तरह के जो राज्य होती हैं, इनकी अपनी दिक्कतें होती हैं, इनकी अपनी समस्याएं होती हैं, इनकी अपनी चाहत होती है। तो राज्य सरकार ये फैसला करती है कि जो उचित जो उम्मीदवार हैं उनको चुना जाए। तो उस आधार पर जो उम्मीदवार हैं वो चुने जाते हैं। और ये मत समझिएगा ये कभी, क्योंकि उदाहरण आपके सामने है, जब हम 40% दे सकते हैं तो ये समझिएगा कि हम हमेशा इस विषय में हमेशा हम इसको प्राथमिकता देते रहेंगे। जी। तो घोषणा पत्र अभी तो बाकी है। हाँ, मेरे सहयोगी देंगे इस पे। देखिए, शराबबंदी को लेकर के जब राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया था, उसके बाद में एक कमेटी बनी। उस समिति का कार्य था कि गुजरात और बिहार
ये दो जगह जा कर के समीक्षा करे इन दोनों राज्यों में शराबबंदी है, और यह समीक्षा करके देखे कि उसके बाद में सामाजिक रूप से उसका क्या प्रभाव पड़ा है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। इस समिति में भारतीय जनता पार्टी के जो 15 विधायक थे उन्हें भी शामिल होने का आग्रह किया गया, परंतु ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि पूरे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक उस समिति में शामिल नहीं हुआ। बावजूद इसके हमारे वरिष्ठ विधायक रहे सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में ये समिति गुजरात गई, बिहार गई और इसकी समीक्षा करके आई। हमने शराबबंदी नहीं कर पाए, लेकिन एक भी नई शराब की दुकान पिछले 5 सालों में नहीं खोली। उसके उलट 100 शराब की दुकानें प्रदेश में बंद करने का कार्य यदि किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। तीसरा, हमने तो पेशा कानून भी लागू करके रखा है, और पेशा कानून के माध्यम से ग्राम पंचायतों को इतना अधिकार होता है, वो चाहें आज ग्राम पंचायत की सभा बुला करके अपने गांव में शराबबंदी को लागू कर सकते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जो सही है, कि केवल शराबबंदी नहीं, पूरे प्रदेश में नशाबंदी होनी चाहिए, पूरा प्रदेश नशा मुक्त होना चाहिए। इसके लिए जन जागरण अभियान भी हम चला रहे हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके इस सामाजिक बुराई को हम खत्म करें। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। देखो, मैं बता रहा हूँ क्या है। बस्तर जो है, बस्तर में खासकर शराबबंदी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ बच्चे के जन्म से छठी से लेकर के ये पूरे आदिवासी रीति रिवाज परंपरा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर गांव वाले चाहेंगे, अपने जैसे बताया ना हमारे जावेद भाई ने, ग्राम सभा में अगर चाहते हैं कि हमको बंद करना है तो बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो वो संस्कृति जो चीज मुद्दा जुड़ा हुआ है उसको हम लोग नहीं छेड़ सकते हैं। सरकेगुड़ा का बात कर रहे हैं, सुनिए, पहली सुनो ना, क्या है कि पहली बार ऐसी कोई सरकार होगी। 15 साल में इतने इनकाउंटर हुए, मेरे घर पे इतना बड़ा हमला हुआ, कभी बीजेपी सरकार कोई जांच समिति भेजी, इतने लोग मारे गए, कई घटनाएं हुई, कभी नहीं भेजी। लेकिन हमने सरकेगुड़ा की घटना में बस्तर के पूरे 8 विधायक सांसद की उसमें अध्यक्षता में टीम भेजी गई सारकेगुड़ा गई, उनसे बातचीत की और उनकी जो भी बातें थी उसको पहुंचाई। अब उस चीज को लगातार बना के क्यों रखे हैं वो सब आप लोग जानते हो, क्यों? क्योंकि उसके पीछे कौन है वो सब जानते हो आप। वो हाँ, नक्सली है, ग्रामीण डर से, ग्रामीणों से सबसे सीएम बाकायदा सारे लोगों को भी सीएम हाउस बुलाया गया था, उनसे चर्चा की गई, वो जो बताया गया उसको हल किया गया है। मैं एक बात जोड़ना भी चाहूँगा। देखिए, जो ये हमारी धारणा है ना कि सामाजिक पुलिसिंग हो, ये जो फासले थे पुलिस में और लोगों के बीच में, वो हमने कम करने की बिल्कुल कोशिश की पूरी श्रद्धा से। और ये और 20 हजार जो नक्सली थे वो मुख्य धारा में हम लेकर आए, उनको सुविधाएं भी दी, उनको लोन्स भी दिए, उनको शिक्षा भी दी, नौकरी भी दी, ये सब हमने किया, सुरक्षा भी दी, क्योंकि सुरक्षा भी दी। देखिए, ये सब नहीं भूलना चाहिए। ये समस्या बहुत पहले की समस्या है, इसमें हमारे कांग्रेस के लोग शहीद भी हुए इसको चुनौती देते देते, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो हम चाहते हैं इसका समाधान हो, किस तरह से हो उसमें वक्त लग रहा है, क्या हमारा प्रयत्न है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये हम कोशिश करते रहेंगे। नहीं, हम